Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings एक उड़ान। So let's make it together. वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड टॉपिक को खत्म कर दिया। कितने सारे किस्म की डिमांड्स होती हैं, कैसे डिमांड इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कैसे डिमांड इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ ली। और डिमांड के रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए थे और इलास्टिसिटी के रिलेटेड और एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे आपकी ऐप पे। लेकिन मैंने सोचा कि इतना मैथमेटिकल ग्राफिकल हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, दोबारा फिर मैथमेटिकल की तरफ फिर से आएंगे। आज एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही आसान टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दरअसल एक सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक सेंट्रल बैंक जो है ये एक आम बैंक की तरह नहीं है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है किसी भी इकोनॉमी। दोस्तों हम लोग डे टू डे बेसिस में बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। कोई लोन लेता है बैंक से, कोई अकाउंट खोलता है क्रेडिट कार्ड के लिए, या फिर कोई डिमांड ड्राफ्ट के उसको क्लियर करवाता है, या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करता है। बैंकिंग सिस्टम हमारी जिंदगी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बैंकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है हमारी कई सारी चीजों के लिए। आपको गाड़ी खरीदनी है तो क्या आप पहले सोचेंगे कि 5 लाख में जमा कर लूं, जब जमा होंगे उसके बाद मैं शोरूम जाऊंगा और उसके बाद गाड़ी खरीदूंगा। अगर आपको घर बनाना है तो क्या आप इंतजार करेंगे कि मैं 20-25 लाख पहले जमा कर लूं उसके बाद मैं घर बनाना शुरू करूंगा? ऐसा होता है क्या? तो आप क्या करते हैं? आप लोन लेते हैं गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, किसके लिए? मकान के लिए, या फिर पर्सनल लोन लेते हैं किसी भी और रीजन के लिए। बैंकिंग सिस्टम आपको क्रेडिट यानी पैसा इजीली प्रोवाइड कर देता है और आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि पहले मैं पैसा जमा करूं उसके बाद मैं चीज खरीदूंगा। अब देखो दोस्तों, अगर बैंक आपको लोन नहीं देता तो क्या आपकी डिमांड होती गाड़ी के लिए? नहीं, डिमांड गाड़ी के लिए खत्म हो जाती। आप ले ही नहीं पाते, आपके पास पैसा ही नहीं था। और आपको मैं ये बता दूं, जो आप गाड़ी खरीदते हो ना, तो लोन, बेशक लोन का सारे फॉर्मेलिटीज शोरूम वाले करवाते हैं, लेकिन शोरूम से गाड़ी तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक बैंक पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर देता। तो ऐसा कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये जो गाड़ी शोरूम वाले होंगे वो लेना देना है पैसे से आपको, ईएमआई से। वो सिर्फ आपको लोन दिलवाते हैं वाया बैंक्स। जब तक बैंक पूरा का पूरा पैसे ट्रांसफर नहीं कर देता गाड़ी के लिए, तब तक गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं आती। सिमिलरली अगर आपको हाउस लोन नहीं मिले तो क्या आपकी डिमांड होगी घर बनाने की? और घर बनाने के साथ जितनी भी चीजें साथ साथ में आती हैं, होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए। और डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। अब सप्लाई अगर बढ़ानी है तो जो सप्लाई कर रहा है वो और लोगों को हायर करेगा, तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। और लोगों को हायर करेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका डिमांड और भी बढ़ जाएगा उन लोगों की जिनको इनकम मिल रही है। समझ में आ रहा है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने। तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए और बड़े सारे लोगों को क्रेडिट, एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू पैसा देने के लिए। अगर बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं आप? फिर कहां से लेंगे? फिर वही एज ओल्ड तरीके हैं। लाला से लोन लेना है, वो पता नहीं कितने ब्याज पे देगा, आपका असल कभी निकलेगा नहीं तो ब्याज ही ब्याज देते जा रहे हो। दूसरी बात, अब बैंकिंग सिस्टम तो आ गया, बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब इतने सारे बैंक्स हैं, इनके ऊपर कोई नजर रखने वाला तो चाहिए ना। भाई किसी बैंक का मन किया कि हाँ जी आपको हाउस लोन हम देंगे लेकिन 50% इंटरेस्ट रेट पे देंगे, कौन रोकने वाला है उसको? अगर आप गए गाड़ी खरीदने के लिए, बोलेगा अगर गाड़ी खरीदनी है तो आपको जी 25% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कौन देगा गाड़ी आपको? इन सभी को रेगुलेट करने के लिए एक टॉप पे बॉडी होना बड़ा जरूरी है और यही काम करता है क्या? सेंट्रल बैंक। जहां बैंकिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वहीं पर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई बॉडी चाहिए जो इंश्योर करे कि कोई भी बैंक जो भी लोन्स दे रही है तो वो एक रीजनेबल रेट्स पे दे रही है। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जनरली बैंकिंग सिस्टम क्या है? प्रॉफिट, हर बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होता है और बैंकिंग सिस्टम भी देखेगा मैं उसको लोन दूं जो मुझे वापस भी दे पाए। एक गरीब इंसान को कोई क्यों लोन देगा?
जिसका श्योर ही नहीं है। एक फार्मर जो अपने फार्म के लिए, जो अपनी फसल बोने के लिए ले रहा है लोन, उसको बैंक लोन क्यों देने लगा, जब उसको पता ही नहीं कि इसकी फसल जो है सक्सेसफुल होगी भी कि नहीं, कहीं फसल, कहीं बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल वेस्ट हो जाएगी, तो मुझे पैसे मेरे वापस आएंगे ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आरबीआई का होना जरूरी है, ताकि ये एंश्योर हो कि बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ना सिर्फ अमीरों को लोन मिले, ना सिर्फ बिजनेस हाउसेस को लोन मिले, बल्कि हर इंसान को लोन मिले, हर इंसान को एक्सेस टू क्रेडिट हो। बात सही है ना? एट द सेम टाइम कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की को लगता है अगर कि यार ये चीजें डेवलप नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग सिस्टम जो है, लोग ज्यादा घर नहीं बना रहे हैं इस कंट्री में, लोग ज्यादा जमीनें नहीं खरीद रहे हैं इस कंट्री में, लोग ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं इस कंट्री में। तो एक सेंट्रल बैंक का होना जरूरी है जो उन पर्टिकुलर जगहों पर लोन ज्यादा दिलवाए बैंकों के थ्रू, चाहे सस्ते लोन करके, चाहे कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो सेक्टर डेवलप कर पाए। अगर सरकार को लग रहा है गाड़ियां बहुत कम बिक रही हैं कोरोना के बाद, सरकार बोलेगी आरबीआई को, भाई देखो कुछ यार, जिस कार के लोन है उसको कुछ कम करो, इंटरेस्ट रेट कम ऑफर करो, तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को कह सकता है कि आरबीआई जी, हाँ जी, आप लोग कार लोन्स के लिए, 4 व्हीलर लोन्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखो ताकि लोग ज्यादा लोन लें। या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, यानी जो डाउन पेमेंट आपको करनी होती है वो कम रखो, है ना। ऐसे तो जनरली आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है, तकरीबन 15% अमाउंट आपको देना पड़ता है ना, कि अगर आपको कार लोन लेना है तो हो सकता है आरबीआई इसको कम कर दे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बैंकिंग सिस्टम पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। नंबर सेकंड, अगर बैंकिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर एक नजर रखने वाली भी बॉडी बहुत जरूरी है, जो इंश्योर करे कि कोई भी बैंक कोई अनरीजनेबल इंटरेस्ट रेट तो नहीं चार्ज कर रहा। हर बैंक एक गरीब इंसान को भी लोन दे, हर बैंक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, और हर इंसान तक एक्सेस टू क्रेडिट पहुंच सके। सिर्फ अमीरों को लोन ना मिले, एक गरीब इंसान को भी लोन मिल सके, जैसे जनधन योजना शुरू की थी। तो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, और इस कंट्री में, हमारी कंट्री में कौन सा सेंट्रल बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है वही तो हमको पढ़ना है, लेकिन पहले समझ में आ रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसका क्या काम होता है। सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। उसके अलावा भी बड़े रोल्स प्ले करता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन रोल क्या है? बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है जी। अब आरबीआई जो है दोस्तों, वो एस्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे, 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया, किसके अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश किया गया, और पहले ये प्राइवेटली ओन्ड था। ऑब्वियसली 1935 अब देखते हैं, अभी तो इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तभी एस्टैब्लिश हो गया था, तब ये प्राइवेटली ओन्ड हुआ करता था। और फिर गवर्नमेंट ने इसको 1 जनवरी 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज, अब ये नेशनलाइज क्या बोला है, क्या मतलब है नेशनलाइज का? नेशनलाइज का मतलब होता है गवर्नमेंट का टेक ओवर कर लेना, कंप्लीट टेक ओवर बाय गवर्नमेंट। यानी अब पहले ये प्राइवेटली ओन थी, अगर गवर्नमेंट कहेगी हम इसको नेशनलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप एक्वायर कर रही है, अब गवर्नमेंट उसकी मालिक है। जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, एसबीआई, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, आईओसीएल, एचपीसीएल, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं। वैसे ही ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी बन गई, कब? 1949 में। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम आते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेटर के अलावा आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है। ठीक है जी, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, वैसे आपके पास ऑलरेडी सेकंड जो है मॉड्यूल डाउनलोडेड है आपकी, एक तो हाँ। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, उस लिंक को जो है ज्वाइन करिए। टेलीग्राम जिन लोगों के पास नहीं है, ऐप में इंस्टॉल करिए, जिनके पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो चुकी हैं। जिन लोगों को प्रिंट आउट लेना है वो वहां से प्रिंट ले सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जहां आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करें अगर रोल ऑफ आरबीआई की,
नंबर एक तो आपको पता चल गया, नंबर एक क्या है? रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। जितने भी बैंक्स हैं, किसी को भी बैंकिंग बिजनेस में आना है, कोई नया बैंक खोलना है, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई डिसाइड करती है कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई बैंक, कोई भी बिजनेस बैंक खोल सकता है। उसके बाद बैंक्स को क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, बैंक्स को क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, मिनिमम कितना पैसा उनके पास होना चाहिए का बैंकिंग सिस्टम खोलने के लिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके रिगार्डिंग कौन सेट करता है? आरबीआई। उसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं, आप अपनी जेब से नोट निकालिए, उसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इश्यूअर ऑफ करेंसी भी तो है इसका रोल। यानी जितनी भी करेंसी इंडिया में छपती है उस पर साइन भी आरबीआई के गवर्नर का होता है और ऊपर लिखा भी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिवाय 1 रुपए के नोट के और कॉइन्स के। 1 रुपए का नोट और कॉइन आरबीआई नहीं इशू करता, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। बटवाती सप्लाई उसकी मार्केट में कौन करता है? आरबीआई ही करता है, लेकिन बनाता कौन है? अगर आप 1 रुपए का नोट अगर आपके पास कहीं होगा, उसके ऊपर देखेंगे तो उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ वही एक नोट होता है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, बाकी सभी नोट्स पे क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिर्फ वही नोट है जिसपे गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। बात समझ में आ रही है? सो आरबीआई जहां पर रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, वहीं पर वो इश्यूअर ऑफ करेंसी भी है। सारी की सारी करेंसी, इंडियन मनी, आरबीआई इशू करती है, सिवाय 1 रुपए के नोट के और कॉइन्स के। ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ में आ रही है बात? तो जितना भी करेंसी होता है, आप अपने जेब से नोट निकाल के देखिए, आरबीआई के थ्रू होता है और आरबीआई गवर्नर का उसमें क्या होता है? सिग्नेचर होता है। उम्मीद है वो क्लियर दिख रहा होगा यहां पर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स बैंकर। भाई हम लोगों के लिए बैंक्स कौन से हैं? एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वगैरह, बड़े सारे बैंक्स हैं आम इंसान के लिए। लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट की इनकम कहां डालती है पैसा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहां डालती है? उनके लिए भी तो कोई बैंक होना चाहिए, वो है आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारी पेमेंट्स रिसीव करती है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। आरबीआई मैनेज करती है गवर्नमेंट का डेट, गवर्नमेंट के लोन्स, सब का सब कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई में एक आम इंसान नहीं खोल सकता अकाउंट, सिर्फ खोल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से आम इंसान के लिए बड़े सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए कौन बैंक अवेलेबल है? आरबीआई। तो आरबीआई का ये भी एक रोल है कि गवर्नमेंट के बैंकर की तरह एक्ट करता है। उसके अलावा ये बैंकर्स बैंक भी तो है। जितने भी बैंक हैं भाई, बैंक से आप लोन लेते हो, अगर बैंक के पास पैसा कम है, बैंक को भी पैसा चाहिए, तो वो कहां से लोन लेगा? आरबीआई से। तो आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक। गवर्नमेंट बैंकर तो है ही है, गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह रोल करता है प्ले, लेकिन साथ ही साथ इट इज ऑल्सो बैंकर्स बैंक। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सो जितने भी बैंक्स को लोन चाहिए होता है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से आरबीआई जो है बैंकिंग सिस्टम में कैसे पैसे इन्फ्यूज करता है। और आगे जब हम पढ़ेंगे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी एक रोल है इसका, तो हम देखेंगे किस तरीके से ये रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू पैसा कंट्रोल करता है और बैंक्स को देता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो किस रेट पे देता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी ये बात जान लीजिए कि बैंकर्स बैंक होता है ये। हर बैंक इससे लोन ले सकता है, अलग अलग विंडो के तहत, रेपो रेट के तहत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत, बैंक रेट के तहत। नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो हम आगे के लिए डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा अगला रोल
मैनेजर ऑफ एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। भाई आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी है, जो बाहर की कंट्री से यहां पर आ रही है, चाहे पाउंड हो, चाहे डॉलर हो, चाहे स्टर्लिंग हो, चाहे येन हो, जितनी भी करेंसियां हैं दुनिया में, उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। आपको यहां से फॉरेन जाना है, आपको डॉलर्स चाहिए, तो कहां से लोगे? आरबीआई से। और एक्सचेंज रेट क्या होगा? रुपी, कितने रुपये एक डॉलर के बराबर होंगे, कितना रुपये एक पाउंड के बराबर होगा, यह भी कैसे कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। हालांकि एक्सचेंज रेट मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें थोड़ा बहुत रोल आरबीआई का होता है कि कितना एक्सचेंज रेट होना चाहिए। सो फॉरेक्स एंड एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करता है और एक्सचेंज रेट तक में भी कुछ ना कुछ इसके काम होता है करने का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक बड़ा ही अहम रोल है आरबीआई का। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है, इट्स अ पॉलिसी बाय विच अ सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी वाया बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करता है कि कितना पैसा जाए बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, कहां कहां जाए। और इसके लिए इसके पास दो टूल्स होते हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहां सिर्फ समझ लीजिए आप, इसके लिए इसके पास दो टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल्स। दो किस्म के टूल होते हैं। इसके थ्रू ये कंट्रोल करता है कि कितना पैसा, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, कितना पैसा इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाए। और क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू कंट्रोल करता है कहां कहां और कितना कितना पैसा जाए। हाँ जी, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाए जी, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग में कितना जाए, सर्विस सेक्टर में कितना जाए, स्टूडेंट्स को कितना लोन मिलना चाहिए, ये सब चीजें। तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी फॉर्मुलेशन में बड़ा हाथ है आरबीआई का। हालांकि 2016 से पहले सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का रोल था। 2016 के बाद आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। इसके बारे में हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे होंगे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी भी आपके सिलेबस का एक अलग से टॉपिक है, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आरबीआई का रोल अभी भी है। अब गवर्नमेंट का भी रोल थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन आरबीआई का रोल मैक्सिमम रहता ही है, कितना पैसा जाना चाहिए इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। बात सही है, समझ में आ रहा है? आगे चलें, अगला रोल क्या है इसका? अगला रोल है आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है इंटरनेशनल फोरम्स में, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरह। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आपने अगर कभी सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं बता देता हूं। जैसे हर बैंक का सेंट्रल बैंक होता है, माई बाप, सेंट्रल बैंक उसको बताता है क्या करना है। हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको रेगुलेशंस बता रहा होता है, रूल्स बता रहा होता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये नोट्स में नहीं है। ये कहां पर है? ये है बेसल में। और बेसल कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ये जो बैंक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स। क्या है?
सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स। जिस तरीके से हर बैंक का हर बैंक जितने भी कंट्री में बैंक हैं उसका एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे आरबीआई है, वैसे ही हर कंट्री के सेंट्रल बैंक का भी सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड में। इसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और यहां पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? आरबीआई करता है। और यहीं पर डिसाइड होते हैं साउंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स कि हर कंट्री को बैंकिंग में कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जिसके थ्रू बैंकिंग सिस्टम हेल्दी रहे, उसमें ज्यादा एनपीएज ना करेक्ट हो जाएं। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लोन जिसका ना तो असल आ रहा है ना तो सूद वापस आ रहा है। तो ये इस जगह पर डिसाइड होते हैं सारे के सारे नॉर्म्स। और आपने सुना भी होगा बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, बेसल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और वो बैंकिंग के रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि बेसल में सब डिसाइड होता है सब चीजें। तो जहां जहां भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और बैंकिंग सिस्टम के, वहां पर कौन रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है? आरबीआई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया और ऑल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो आइए दोबारा से जरा देख लेते हैं क्या क्या रोल्स हैं इसके जो हमने पढ़े अभी तक। उम्मीद है आपको सबको दिख रहा होगा क्लियरली। तो पहला रोल क्या है? रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और क्या है? इश्यूअर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी इशू करता है। और क्या है? गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर्स बैंकर है। हर बैंक का बैंक कौन है? बैंक को अगर पैसे की जरूरत है तो कहां से लाएगा? आरबीआई से। उसके अलावा क्या है? मैनेजर ऑफ एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स रिजर्व्स, कि भाई जितना भी फॉरेन का पैसा इंडिया में आ रहा है उसको कौन मैनेज करता है? आरबीआई। और किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी जब कहीं से पैसा ना मिले तो कौन बचाता है? आरबीआई। तो ये सब रोल्स हैं आरबीआई की जो ये प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। और इन रोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी के लिए। अगर किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम साउंड नहीं है, वहां पर साउंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स नहीं हो रहे, या वहां पर सिर्फ अमीरों को लोन मिलता जा रहा है, गरीबों के पास कुछ नहीं आ रहा है, या फिर वहां पर बैंक्स ने लोन देते वक्त प्रॉपर कागजी कार्रवाई नहीं की, कोलैटरल नहीं किया। कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखना किसी चीज को। बैंकिंग सिस्टम में अगर कोलैटरल का वर्ड यूज सुने आप, कोलैटरल का मतलब होता है कि इस लोन के लिए क्या कोलैटरल रखा है, क्या गिरवी रखा हुआ है। उस चक्कर में उस इकोनॉमी में लोन्स जो है फेल हो जाएंगे, लोन वापस, लोग पैसे वापस देंगे ही नहीं। उस चक्कर में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो अच्छा खासी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी, हाउस की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक सिस्टम साउंड ही नहीं है, बैंक सिस्टम पैसे नहीं दे पा रहा है। और वहां पर जो है इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन में जा सकती है, रिसेशन में भी जा सकती है। इसीलिए क्या है, जरूरी है कि किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक हो जो उनको ओवरलुक करे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सब ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में बड़ी बार सवाल आया होगा कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो सिंपली आरबीआई छापता क्यों नहीं है पैसे? भाई वही तो है इश्यूअर ऑफ करेंसी। जब गरीबों को सीधे छाप के पैसे दे दे, क्या मसला है? पहला सवाल, अगर आरबीआई पैसा छापती है तो क्या वो जितना चाहे उतना छाप सकती है? बिल्कुल सही बात है। एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1969 में। इस सिस्टम के तहत आरबीआई के पास किसी भी वक्त 200 करोड़ हमेशा रहता है। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड रहता है आरबीआई के पास, और बाकी 85 करोड़ का अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं।
इस सिस्टम के तहत किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आरबीआई के पास 200 करोड़ यानी 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। और इस रिजर्व के अगेंस्ट आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है। अगर सवाल आएगा कि कैन आरबीआई प्रिंट एज मच मनी एज इट वांट अगेंस्ट दिस 200 करोड़, द आंसर विल बी यस, इट कैन, बट इट विल नेवर। क्या मैं जहर पी सकता हूं? मैं पी सकता हूं। क्या मैं पीऊंगा? कभी नहीं। क्या मैं चौथे माले से छलांग मार सकता हूं? बिल्कुल मार सकता हूं। क्या मैं छलांग मारूंगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए सही नहीं है ये। आरबीआई इज वेल विद इन इट्स राइट टू इशू एज मच मनी एज पॉसिबल अगेंस्ट दिस रिजर्व सिस्टम, बट क्यों नहीं ऐसा करता ये? सवाल ये पैदा होता है कि जब पैसा की कमी होती है, कोरोना की टाइम में लोगों के पास पैसे नहीं, तो आरबीआई सीधे छाप के क्यों नहीं देती लोगों को? भाई पहली बात, अगर बिना किसी काम के आप किसी को पैसे दोगे तो उसका काम का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हो ही नहीं रही हैं और फिर भी पैसा आ रहा है मार्केट में, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करो कि आप, छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, आप 100 लोगों की एग्जाम्पल लो। हम मानते हैं कि एक 100 लोगों का इलाका है, आपके महल्ले की बात कर लो, और मानो उतनी ही कंट्री है। 100 के लोगों का इलाका है, वो कोई इंसान डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आयरन स्मिथ है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई फार्मर है, कोई कुछ है, और हर कोई इंसान काम करके एक दूसरे से खरीद फरोख्त करके इकोनॉमी चल रही है। हर किसी के पास उतना ही पैसा आ रहा है जितना वो चीजें बेच रहा है या खरीद रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब अचानक मैं आपके पास आ गया और मैंने बोला, ये लो जी, 100 के 100 लोगों को मैं देना चाहता हूं 10-10 लाख रुपए, रखो, ऐश करो। अब सबके पास 10-10 लाख रुपए आ गया। अब पहले आपके पास पैसा नहीं होता था तो आपकी कई चीजों की डिमांड कम होती थी, सोने की डिमांड कम होती थी, खाने की डिमांड कम होती थी, नॉनवेज की डिमांड कम होती थी। अब हर इंसान के पास 10 लाख रुपए है। अब आप मार्केट में गए, आपने मीट वाले को बोला, लाओ जी, आज मेरे पास पैसे है, मैं मीट खाना चाहता हूं। आपने पैसे दिए, उसने आपको मीट जैसे ही दिया, उतने में दूसरे 10 बंदे और आ गए, भाई हमको भी मीट खरीदना है। दुकानदार ने बोला, मेरे पास तो 1 ही केजी है। तो इसने बोला, कोई बात नहीं, 400 रुपये केजी लगा रहा है, ले 1000 रुपये मुझे केजी दे दे। दूसरे ने बोला, 1000 के तो 2000 ले। तीसरे ने बोला, 1000 के तो 3000 ले, 10,000 ले, 50,000 ले। इस वजह से, क्योंकि पैसा सबके पास बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी और आपको हो सकता है कि 10,000 का केजी मीट मिलने लगे। तो जब बिना किसी काम के मार्केट में पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है, और बिना सप्लाई इंक्रीज किए पैसा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई बिना गुड्स एंड सर्विसेज के, बिना इसके पैसा कभी नहीं छापता। समझ में आ रही बात? इसीलिए आरबीआई बिना मतलब के पैसा छाप नहीं सकता। दोस्तों, ये थी रोल ऑफ आरबीआई। हम वापस आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे ऐप पे, और अगले लेक्चर में हम आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। थैंक यू सो मच।